हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए, सबसे पहले है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? एज वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन. For most of the reaction, the rate of reaction become double for every 10 डिग्री rise in temperature. मतलब ज़्यादातर जो रिएक्शन है उनका जो रेट है वो डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट. तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट एट टी, ठीक है, और उसके ऊपर आएगा रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10. It is the ratio of rate constant of t plus 10 and rate constant at t. मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर है 298 केल्विन, उस पर आप रेट पता करते हैं और फिर आप पता करते हैं 308 केल्विन पर, तो वो लगभग डबल हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन. ज़्यादातर रिएक्शन में डबल होता है, किसी किसी में ट्रिपल भी हो जाता है. तो फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो आपका रेट कांस्टेंट है वो 2 तक चला जाता है, पर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन वो ज़्यादातर डबल होता है. ठीक है जी, ये आपको क्वेश्चन आ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है. अब हम करते हैं कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डबल क्यों हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, उसके आपके 3 रीजन है. एक है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और तीसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन. सबसे पहले है कोलिजन फ्रीक्वेंसी. अब आपको पता ही है कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो आपके मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के हैं वो कोलाइड कर रहे हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे. ठीक है, फॉर देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वो इंक्रीज कर जाएगा, बट it is observed that rate of reaction increases by 2 to 3% by increasing collision frequency. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 से 3% तक बढ़ता है यदि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं तो दिस इज नॉट ओनली द सिंगल रीजन फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. तो मेन है कोलिजन, तो चलो होते हैं वो तो ठीक है, तभी रिएक्शन होगी, पर जो आपका कोलिजन है दैट शुड बी इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए. अब इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है, विच हैव ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, वो मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे? वो मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन देंगे. मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन होनी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी के, तब मॉलिक्यूल आपके प्रोडक्ट बनाएंगे, तब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो सकता है. ठीक है जी, पर थर्ड फैक्टर एक और है. देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इन सम केसेस इट इज फाउंड दैट लार्ज नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड येट द रिएक्शन इज स्लो. अब ये बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी तो ज़्यादा है थ्रेशोल्ड से, पर फिर भी रिएक्शन स्लो है, फिर भी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल नहीं हो रहा है. तो इसका रीज़न क्या है? कई केसेस में ऐसा होता है कि एनर्जी भी ज़्यादा है पर फिर भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा. तो उस केस में क्या होता है? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल एट द टाइम ऑफ कोलिजन. मतलब जब कोलिजन होगा तो जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनकी जो पोजीशन है वो ठीक नहीं होगी. जैसे अब ये देखिए N2O4 बन रहा है, तो इसमें NO2 और NO2 आपस में कोलाइड करेंगे तो इनका जो N और N है इसके बीच में बॉन्ड बनना चाहिए, तब N2O4 बनेगा. यदि एक का ये NO2 है, देखिए दूसरा जो NO2 है उसका O दूसरी साइड आ गया, तो यहाँ अब N2O4 नहीं बनेगा. ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है. तो मतलब 3 रीज़न है रेट ऑफ रिएक्शन डबल होने के: कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दूसरा है इफेक्टिव कोलिजन, और तीसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन. ठीक है जी, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पता लग गया होगा कि व्हाट आर द रीज़न फॉर ए मॉलिक्यूल टू हैव रेट ऑफ रिएक्शन डबल.